महिलाएं के इस बेहद खास एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं रचना बंसल। हम महिलाएं में हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है एक मजबूत शख्सियत आपके सामने रखने की। आधी आबादी हैं हम महिलाएं, और ऐसी महिला जो आधी आबादी के साथ साथ पूरे देश के लिए एक मिसाल हो। जब हम कहते हैं कि हम महिलाएं सृष्टि की जननी हैं, हम महिलाएं आधी आबादी हैं, तो हमारी भूमिका बड़ी हो जाती है। ये सब जानने और समझने के बावजूद इसी समाज में रहते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध न तो रुक रहे हैं न थम रहे हैं। बतौर न्यूज एंकर रोजाना दर्जनों की संख्या में रेप केसेस आते हैं जो मन को डरा भी जाते हैं, सहमा भी जाते हैं। लेकिन एक आवाज है जो इस तरह के केसेस के लिए हमेशा लड़ती हुई, हमेशा उनके लिए उनके सहयोग के तौर पर खड़ी हुई नजर आती है। मैं बात कर रही हूं जानी मानी समाज सेविका योगिता भयाना की। योगिता जी, स्वागत है आपका आज के खास एपिसोड में। और आपकी आवाज बुलंद होना हमने देखा है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड या फिर दिल्ली से लेकर बिहार। मैंने पुलिस के सामने जहां लाठियां चल रही होती हैं वहां आपको अड़ते हुए देखा है, वहां महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है। जब महिला के साथ ऐसे अपराध होते हैं, मैं खासतौर से आज रेप की या गैंग रेप की बात कर रही हूँ, ऐसी चोट जो सिर्फ शरीर पर नहीं लगती, आत्मा को छलनी कर देती है और जिसे पूरी जिंदगी महिलाएं भुला नहीं सकती। आपके दिल और मन में ख्याल कैसे आया कि ऐसी महिलाओं का सहारा बनना है, इन्हें इंसाफ दिलाना है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मंच दिया जहां पर हम अपनी बात कर सके। और जब मैं अपनी बात कर रही हूँ या इस मुद्दे की बात कर रही हूँ, मैं उन सभी पीड़ित महिलाओं की या आधी आबादी की ही बात रखना चाहूंगी। और जैसा आपने बोला कि एक मर्डर जो है एक इंसान का एक कत्ल, शरीर का कत्ल करता है, पर जब ये बलात्कार होता है आई थिंक वो आत्मा तक को झकझोर के रख देता है। तो ये बात निश्चित है कि इस मुद्दे से सिर्फ मैं ही हताहत नहीं होती हूँ। मुझे लगता है समाज का हर पक्ष, एक सभ्य पक्ष जरूर इस बात से नाराज होता है जब वो अपनी अखबार में सबसे पहली खबर एक बलात्कार की पढ़ता है। छोटे से छोटे बच्चों की हमने खबर पढ़ी है। मैंने तो यहाँ तक कि 6 महीने की एक छोटी मासूम बच्ची को भी अपनी गोद में लिया जिसका बलात्कार हुआ। तो मुझे मालूम है कि वो पीड़ा सबको होती है, पर कुछ लोग हम असहाय फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे निर्भया के समय हुआ, हम सभी ने उस पीड़ा को से रिलेट किया और हर एक महिला के मन में ये ख्याल जरूर आया कि ये मेरे साथ भी हो सकता था। वो वाली फीलिंग सब में आई। तो जब प्रोटेस्ट हुए तो उस प्रोटेस्ट में मैंने भी सोचा कि हमें भी भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो सकता था, हमारे घर में भी हो सकता था। तो वहां से शुरुआत इस मुद्दे पर हुई। हालांकि उससे पहले भी मैं काफी अलग अलग मुद्दों पर काम कर रही थी, महिलाओं के साथ काम कर रही थी। पहले तो वो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्किल ट्रेनिंग्स की। मैंने काफी महिलाओं के साथ हमने उनको वेरियस स्किल्स पे ट्रेन किया था, बट वो उससे पहले था। बट जब निर्भया का केस हुआ तो लगा कि ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है, और अगर अभी नहीं किया इस मुद्दे पे, ना अपनी बात रखी, ना बोला और ना काम किया, तो अब फिर सब बेमानी है। और उसी उम्मीद में मैंने अपना काम वहाँ शुरू किया 2012 में इस मुद्दे पर। और वैसे लगभग और 2007 से ही मैं लगभग अलग अलग मुद्दों से जुड़ी रही। ये एक ऐसा जख्म है जिसको लेकर जब हम भी बतौर एंकर व्यूअर्स के सामने इस खबर को रखते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मन में ये डर आता है कि आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये हर वर्ग में हमने देखा है, हर तरह के क्लास के जो घर हैं उनमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब वक्त थोड़ा सा बदला है। आपने कहा निर्भया केस सामने आया तो लगा कि नहीं, यही वो वक्त है जब आवाज उठानी चाहिए। और निर्भया केस के बाद ही हमने देखा कि निर्भया के माता पिता, इससे पहले ट्रेंड चलता था ना कि अगर केसेस आए हैं तो फैमिली की पहचान छिपानी है, उस बच्ची की पहचान छिपानी है, महिला की पहचान छिपानी है। लेकिन निर्भया के माता पिता सामने आए और उन्होंने कहा हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम अपनी पहचान क्यों छिपाएं? छिपना उन्हें चाहिए जिन्होंने गलत किया है। और इसीलिए जिनका सहयोग आप कर रही हैं, जिनकी मदद आप कर रही हैं, ऐसी कुछ फैमिलीज हमारे साथ मौजूद भी हैं जो खुद चाहती हैं कि हम बोलें और जो इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले। और इसलिए भी आवाज उठाना जरूरी है कि आज हमारे साथ हुआ है, हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अभी हाल ही में छावला केस को लेकर जब खबर सामने आई थी और एक बार फिर से हमने उन्हीं खबरों को पढ़ा, महसूस किया, सीना हमारा भी छलनी हुआ। उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया और अभी तक भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इंसाफ ना मिलना एक अलग बात होती है, और उनके साथ तो सरासर नाइंसाफी हो गई।
वो हमारे बीच में अभी अपनी बात भी रखेंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा नाइंसाफी का मामला हमने अभी तक नहीं देखा है। हाँ, हम सुनते थे कि कानून के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वहाँ देर भी हुई और अंधेर भी हुई इनके केस में। तो निर्भया में कम से कम हमें मालूम था 10 साल बाद हमने फांसी देखी, लगा इतना संघर्ष, 9 वर्ष से ऊपर का संघर्ष उसकी माता पिता को लगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने मैं तो उनके साथ हर हेयरिंग में जाती थी, तो जब ये फांसी के अंदर सजा सुनाई जज साहब ने, हमने तालियां बजाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद लगा अब तो फांसी उनका मुकम्मल है बिल्कुल। पर उसके बाद भी हमें 2 साल एग्जीक्यूशन में लग गए फांसी को मतलब एग्जीक्यूट कराने में, और लास्ट मोमेंट तक तो ये चलता रहा कि वो बच जाएंगे और शायद फांसी ना हो। तो इस देश में इंसाफ इतना मतलब स्ट्रगल से मिलता है। वो तो आशा जी जो है उनकी एक स्ट्रगल रही, जैसा आपने बोला, उन्होंने तो अपनी एक पहचान बनाई कि वो एक चेहरा बनी कि जो अपनी बात को रख पा रही थी अच्छे से। पर हमारे साथ तो इतने सारे ऐसे परिवार हैं जो नहीं बोल पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और उनके साथ ना मीडिया जुड़ा होता है ना समाज के कुछ लोग होते हैं। कई केसेस में तो हम भी नहीं जा पाते, हम भी कुछ गिने चुने लोगों को अपना सपोर्ट दे पाते हैं। तो उनका क्या उनके लिए इंसाफ नहीं है? क्या उनको कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस बात का जवाब हमें छावला केस से मिला कि अगर आपके साथ मीडिया नहीं है या सपोर्ट कम है तो आपको इंसाफ तो क्या, आपके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो वही इस केस में हुआ, और मुझे बड़ा पीड़ा के साथ ये बताना पड़ रहा है कि 11 साल के इंतजार के बाद फांसी जो कि सजा सुनाई गई लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, कबूला उन लोगों ने, उन दरिंदों ने कि हमने किया है। उसके बाद भी हमारा कानून ऐसा है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना पड़ता है, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देने पड़ते हैं उसके लिए। वो लीगली हमारी टीम भी आपको बताएंगी उसमें। पर फिर आप बताइए कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, कोई भी लीगल दाव पेच हो, बट नाइंसाफी तो इन्हीं लोगों के साथ हुई ना। और सबसे बड़ी बात इस केस में ये भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो लोग बाहर आ गए आरोपी। अब किस बेस पे उन्होंने दिया ये तो मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। हमने फिर से अपील की है, रिव्यू हमने डाला है, और उम्मीद है कि जैसा कि मैंने बोला, कानून के घर में देर है अंधेर नहीं। काश ये बात साबित कर दें वो खुद ही, क्योंकि हमारा विश्वास कानून व्यवस्था से फिर उठ जाएगा हमेशा के लिए। और इतने जो लोग हमारे बीच में हैं जो अपने अपने केसेस के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या मिसाल दी? फिर ऐसा कहते हैं कि देर भले ही लगे लेकिन इंसाफ मिल जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स देख भी रही हूँ जो आपका सहयोग करते हैं। लेकिन जैसे हमने छावला केस का जिक्र किया, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि उनके माता पिता ही बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे आपने अपनी बेटी के इंसाफ को दिलाने के लिए एक युद्ध लड़ा है, एक जंग लड़ी है, और योगिता जी आपके साथ रही हैं हमेशा। जरा बताइए क्या हुआ। मतलब बहुत देर हो गई, 11 साल कम नहीं होते। जैसे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से तो हमें इंसाफ मिल गया था, पर ये सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ा झटका लग गया, तो हम तो बहुत टूट गए उस दिन से। तो हम अभी भी हमने रिव्यू फाइल कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि जज साहब हमें अब न्याय दे दे, ताकि मतलब समाज का विश्वास बना रहे कानून पे। कि नहीं तो हम जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हमें न्याय चाहिए, और हमें उम्मीद भी है कि न्याय मिलनी चाहिए। हमारे तो चप्पल घिस गए ऐसे बोलते, पर सर के बल भी हमने धक्का खा लिए 11 साल में, कि जो दिन न दिखाया, किसी को भी न दिखाया ऐसे दिन, मतलब भगवान की जो हमने देखा है। भटकते भटकते यहाँ तक पहुंचे, यहाँ आके बहुत निराश हो गए। तो हमें बड़ा अफसोस है अपने कानून व्यवस्था पे, अपने संविधान पे, कि जज साहब ने पता नहीं क्या सोच के उनको छोड़ दिया, बरी कर दिया। तो इसमें इस शर्मसार की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारी तो चलो बेटी चली गई, वो तो आएगी नहीं, पर जो लोग आगे हैं, बच्चे आगे चलेगी, तो आगे कौन, आगे कोर्ट में कौन जाएगा? फिर कौन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए उम्मीद कौन करेगा? कि सोचेंगे अरे वहां जाके तो कुछ नहीं होता, इंसाफ मिलता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे संविधान में बहुत खराब है थोड़े यहाँ। तो इसी से हमें इंसाफ, अभी भी इंसाफ की उम्मीद तो है जज साहब से, जो नए जज साहब आए, कि अब हमें इंसाफ मिल जाएगा, उन दरिंदों को फांसी मिलेगी। और उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? हम ये भी चाहते हैं जिसने किया उसको तो पकड़ो आप, कि जब उन्होंने नहीं कर रखा तो किसी ने तो किया है। कोई मेरी बेटी झूठ तो थी नहीं, उसके माँ बाप जिंदा है अभी। चलो माँ बाप मर जाते तो हर कोई सोचा चलो भाई झूठी बात थी कि लड़की थी कि नहीं थी, पर अभी हम तो जिंदा हैं, हम पूरे प्रूफ है कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ, तब भी मतलब जज साहब ने ध्यान नहीं दिया। तो हम यही चाहते कि
थोड़ा समाज को भी आगे आना चाहिए, ये मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि आज तो हम है, कल दूसरी और बेटी है, परसों तीसरी बेटी है, तो ये न्याय तो सबके लिए चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ जाती है और पिता के लिए कहा जाता है कि जब तक पिता है तब तक तो बच्चों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत होती नहीं है। किरण के लिए कैसे अब तक की लड़ाई लड़ी है और आगे क्या उम्मीद है? ये 10-11 साल हमने ऐसे निकाले हैं कि मतलब कहना मुश्किल है, और ये जिस पे बीती है वही जानता है। और हमें तो मतलब जो है कि ये इतना उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में कि मतलब जो है कि अब दरिंदों को फांसी होगी, लेकिन वहाँ पर न्यायालय ने हमारे साथ में अन्याय करा है। और ये हमारे साथ में क्या किया उन्होंने, एक पूरे हिंदुस्तान के साथ में किया है, क्योंकि ये न्याय देने का ऐसा स्थिति नहीं थी। अगर न्याय हो अन्याय लोअर कोर्ट से होता वो बात तब आगे जंग होती, लेकिन लोअर कोर्ट में जब फांसी का ऑर्डर हो गया, हाई कोर्ट में फांसी का ऑर्डर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो है कि उसको जो है कि उसी फाइल को जो है 8 साल पेंडिंग हो गई है। 8 साल बाद उन्होंने उस पर डिसीजन दिया है कि मुलजिमों को बोला तुम अपने घर जाओ, तुम फ्री हो, और मैं भी फ्री हो गया, मैं भी अपने घर जाता हूँ। तो ये तो कोई मतलब है कि न्याय नहीं है, ये देश के साथ में अन्याय है, कानून व्यवस्था से विश्वास टूटने वाली बात है। और हिंदुस्तान की इतनी बहन बेटियां अपनी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, जॉब करने जाती है, ट्रेनिंग करने जाती है, इसका मतलब ये क्या चाहते हैं कानून व्यवस्था? यही कि क्राइम बढ़े, क्रिमिनल बढ़े और न्याय नहीं होगा। ये संविधान तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी हम ये नए जज साहब आए हैं, हमें उन पर विश्वास है कि हमें न्याय देंगे और इन दरिंदों को जो है तीनों को जो है फांसी देंगे ज़रूर, और फांसी नहीं भी देंगे तो इनको उम्र कैद में डालेंगे। एक तरफ तो होता है रेप, छावला केस में तो जब इस खबर को हम पढ़ रहे थे तो रोंगटे और ज्यादा खड़े हो गए थे कि पहचान छिपाई बच्ची की, तेजाब से जला दिया, आंखें फोड़ दी, इससे ज्यादा दरिंदगी और क्या होगी? क्या आधार बताया गया जिसमें बरी कर दिया गया दोषियों को? आधार बताया ही नहीं, यही थोड़ा हमें बहुत ही अफसोस इस बात का है कि अगर 100 में से 90 चीजें मैच कर रही थी कि उन्होंने ही किया है, तभी देखिए लोअर कोर्ट ने भी फांसी सोच समझ के दी, वो भी जजेस हैं, वो भी हम टैक्स पेयर पैसे देते हैं उनकी इतनी बड़े ओहदे का, तो अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुआ है तो चलिए हाई कोर्ट ने भी फांसी दी तो कुछ सोच समझ के दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बोला उन्होंने किया, आपने उसको भी खारिज कर दिया, तो आपने 3 इंस्टीट्यूशन को तो खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने 100 में से जो 4 चीजें नहीं मैच की उसके आधार पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से उन्होंने उनको बरी किया। और इसके अंदर की पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगी क्योंकि केस से रिलेटेड है, आई कांट रिवील अभी यहाँ पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि अगर छोटे से एक क्या बोलते हैं उस बिना पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, जो चीज नहीं मिली हमें एज ए एविडेंस और जो सबूत थे उनको खारिज कर दिया पूरी तरह से, तो ये एक मोटा मोटा मैं आपको इस केस में जो हुआ है। ये भी नहीं, आप देखिए बिल्किस बानो बहन के साथ कितना बुरा हुआ। देखिए उनका तो पूरा का पूरा कन्विक्टेड थे वो लोग, वो जेल में थे और उनको रिलीज कर दिया गया। तो और एक और केस है यहाँ अंकिता धौलाकुआं मर्डर केस था, उसमें भी बरी कर दिया गया। तो ये ऑफ लेट हम ट्रेंड देख रहे हैं बरी करने का, जो ये कोर्ट्स के द्वारा इस पे रोक लगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही गलत एक संदेश है आधी आबादी को, जिसको अगर हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर आप ना बेटी को बचा पाएंगे कि अब तो बेटी पढ़ाएंगे कैसे, अगर आप इस तरह का संदेश अगर समाज में दे रहे हैं, तो मैं अपने अथॉरिटीज से अपील करती हूँ कि इन केसेस को थोड़ा सीरियसली लेकर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर आप उनको बरी कर रहे हैं कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर या कोई भी रीजन से, आपको या तो आपकी जो आपके लूप होल्स हैं या आपको जो यहाँ पे कमी है आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। इसमें कसूर तो किसी का उनका नहीं है ना, जिन्होंने बेटी खोई है, तो उनको आपको सपोर्ट करना है और जो भी कमियां हैं उनको पूरा करना है, अग्रेसिव मोड पे करना है। ये नहीं जिस तरह से मिशन मोड में आप इतनी सारी चीजें कर जाते हैं, इस देश में इतना कुछ होता है, हम चांद पे भी चले गए हैं और बहुत बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो सरकारें चाहती हैं।
जब बेटियों को बचाने की बात आती है तो सब तरह के बहाने हैं, पैसे भी हैं, मतलब फंड्स भी हैं। निर्भया फंड लैप्स हो जाता है हर साल, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कह रहे हो कि कोई पैसे की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज की देश में जहां पर आप फ्री वाईफाई दे रहे हो और आप महिला सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज में। जब बच्ची के साथ ऐसा हुआ था, आखिरी वक्त में कुछ कहा था बच्ची ने? आखिरी वक्त कहाँ से उस बच्ची को कहने का मौका नहीं मिला, ना हमें सुनने का मौका मिला। जब घर के समीप आई हुई बच्ची हरियाणा पहुंची, चौथे दिन में डेड बॉडी हमें मिली है, तो वो बच्ची हमसे क्या बोलती, उसकी आत्मा जाने वो क्या बोल रही थी, कैसे बोल रही थी। लेकिन हमें खुद जो है चौथे दिन में डेड बॉडी मिली है बच्ची का। रिवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ, तब हमें जो है डेड बॉडी मिली है। क्या कहें, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा है, लेकिन बेटी को इंसाफ देना नामुमकिन है। न्यायालय इस पर गौर करे, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे साथ में जो हुआ है वो तो वापस मुड़कर नहीं आएगा, लेकिन आगे के लिए एक सबक है, और वो भूतपूर्व न्यायाधीश देंगे हिंदुस्तान को कि जागो हिंदुस्तान जागो, आपकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो फांसी वाले मुलजिम थे उनको बरी कर दिया है जी। उस बच्ची ने 2 बूंद पानी मांगा था उन दरिंदों से, उन्होंने खुद बोला ये बात ऑन रिकॉर्ड कि उसने हमसे पानी मांगा, हमने उसको पानी भी नहीं दिया। आप क्या हम बोले, जो बोलने के लिए शब्द नहीं है। लीगली किस तरह के चैलेंज रहते हैं इस तरह के केसेस में, क्योंकि एविडेंस तो कई बार गायब हो जाते हैं या जानबूझकर मिटा दिए जाते हैं? बहुत ज्यादा इश्यूज हैं लीगल, अगर आप देखें, क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है। हमारे साथ हमारी लीगल टीम भी यहाँ पर बैठी है, वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे उसके बारे में। सिमिलर केसेस हमारे पास बहुत सारे हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया टेक्निकली लीगली आई थिंक आप ज्यादा बता पाओगे कि बयान का, अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं कि वो बयान का क्या हो सकता है। देखिए, अगर अभी किरण के बारे में बात करें तो हम उस केस में हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप चुनौतियों की बात करते हैं तो कई सारी चुनौतियां जो हमारे आज सिस्टम में हैं। पहली तो जैसे कि बोला कि 0 FIR का हम लोग के लॉ में कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, जागरूकता ही नहीं है, 0 FIR के बारे में पता ही नहीं है कि अगर पुलिस आपकी FIR लिखने से मना कर रहा है तो आप उससे बोल सकते हैं कि आप हमारी 0 FIR लिखिए, उसके बाद आप जो भी ऑथेंटिक थाना होगा उस पर आप हमारी FIR ट्रांसफर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है, पुलिस FIR लिखने से ही मना कर देती है। पहली चीज तो पुलिस ही केस बना देती है और पुलिस ही केस बिगाड़ देती है। इन केसेस में भी देखते हैं जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार तो मेडिकल एग्जामिनेशन ही नहीं होता है, जिसके कारण से आप इतना घिनौना क्राइम तो कर देते हो, बट उसके बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं होता कि आपके साथ वो क्राइम हुआ है, तो उसके बारे में भी एक जागरूकता जरूरी है। तीसरी चीज, कई बार जो बोला जाता है कि वस्त्र नहीं बदलने, कपड़े नहीं बदलने हैं, जिन कपड़ों में आपके साथ क्राइम हुआ है उन कपड़ों को नहीं बदलना है, तो ये पता ही नहीं होता है लोगों को। उसके साथ कई सबूत जो होते हैं वो मिट जाते हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे सबूतों की, सबूत बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं इन सब केसेस में। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं हम देखते हैं कि ये सब चीजें की जागरूकता बहुत जरूरी है। किरण के केस में देखें तो जो जजमेंट आया है, उन जजमेंट में कई सारे मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बहुत जल्दीबाजी में निर्णय दिया है। तो हम उन सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमने उस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करी है। योगिता जी, आज आप हमारे साथ आई, इन फैमिलीज को लाई, इनकी आवाज बनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो लगता है देश के ऐसे बहुत सी फैमिलीज, असंख्य फैमिलीज होंगी जो आपकी शुक्रगुजार होंगी। ITV नेटवर्क भी आपका शुक्रगुजार है। हम महिलाएं में आज आपने टाइम दिया और
एक ऐसे टॉपिक पर हमने बात की है जो होनी चाहिए, जिस पर चर्चा कई फैमिलीज में होती नहीं। अगर इस तरह के केसेस हो भी जाते हैं तो फैमिलीज चुप रह जाती हैं। तो बोलना है, खुलकर बोलना है, और जब तक बोलना है जब तक इंसाफ मिल नहीं जाता, जो कि इंडिया न्यूज भी कर रहा है। आज के हम महिलाएं के इस एपिसोड में बस इतना ही।